दिल जब से टूट गया कैसे कहें कैसे जीते हैं। वेलकम टू माय चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। मैट्रिक्स के बारे में हमने देखा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को, कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं हमने ये देखा था, और कैसे हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स को हम लोग कब कह सकते हैं कि दोनों इक्वल होते हैं। दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकते हैं, देखिए ध्यान से इस वीडियो में देखेंगे। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है आपके पास, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिनोट करते थे, ए आई जे से। ए इसका एलिमेंट है। एक मैट्रिक्स है आपके पास ए इक्वल टू ए आई जे, और दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास बी आई जे। आर सेट टू बी इक्वल, इनको इक्वल कहा जा सकता है। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को कब कहा जा सकता है, उसके लिए कंडीशन होती है। पहला, दे आर ऑफ सेम आर्डर, उनके आर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दो मैट्रिक्स को हम लोग तभी इक्वल कह सकते हैं जब उनके आर्डर क्या हो, सेम हो। आर्डर क्या हो, सेम हो। दूसरा, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। कहने का मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स को हम लोग तभी इक्वल कह सकते हैं जब उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है 2 3 -5 और 0, ठीक है। और दूसरा जो मैट्रिक्स है यहाँ पे लिखिए 2 3 0 और -5। अब देखिए यहाँ पे इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या सेम है। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 5 था लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 0। तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल नहीं बोल सकते क्योंकि इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। अब इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए इक्वल होने के लिए इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे -5 था तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, -5। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0। तब हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल तो कह सकते हैं जब उनका क्या होना चाहिए, आर्डर सेम होना चाहिए। देखिए इसका भी आर्डर 2 × 2 है और इसका भी आर्डर 2 × 2 और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है। एग्जाम्पल से और समझते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसे लिख दिया गया है मैट्रिक्स, यहाँ पे लिख दिया गया है ऐसे x + 3 5 y इज इक्वल टू y और 0 इक्वल टू -3 1 5 और 2। और इसमें आपको कहता है, अब देखिए दो मैट्रिक्स के बीच में साइन किसका लगाया गया है, इक्वल टू का। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ये गिवन होगा क्वेश्चन है आपको। और इसके आर्डर भी, ये भी इसका आर्डर है 2 × 2, इस वाले मैट्रिक्स का आर्डर है 2 × 2। तो हम कह सकते हैं कि और ये इक्वल है और इक्वल गिवन भी है। जब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी x + 3 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखा जा सकता है x + 3 जो होगा वो -3 के इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व करके हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे y है तो y की वैल्यू देखिए किसके इक्वल हो जाएगी, 5 के। तो y इस तरह से हम लोग दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, इसलिए हमने y = 5 लिख सकते हैं, x + 3 = -3 लिख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इसी पे एक हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है आपको और इसी इक्वेशन को सॉल्व करके आपको a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स 2 लिखा हुआ है, दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब दो मैट्रिक्स जब इक्वल हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसी का यूज करके हम लोग ए बी एंड सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। देखते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया है कि दोनों मैट्रिक्स के बीच में साइन किसका, इक्वल टू का, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन टू मैट्रिक्स आर इक्वल, टू मैट्रिसेस आर इक्वल, then their corresponding elements should be equal। तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो देखिए इसका एड्रेस यहाँ पे जो एलिमेंट है 2a + b, देखिए इसके इक्वल हो जाएगा 4 के।
क्योंकि इसका भी एड्रेस जो है, अगर इसको एड्रेस लिखते हैं तो A11 लिखेंगे, इसका एड्रेस लिखेंगे तो इसका भी A11, तो ये दोनों हो गए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2A प्लस B इज इक्वल टू कितना 4। ये बन गया आपका पहला इक्वेशन। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं A माइनस 2B इज इक्वल टू क्या -3, A माइनस 2B इज इक्वल टू -3। यहाँ पे लिखा जा सकता है A माइनस 2B इज इक्वल टू क्या -3। यह हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पे देखिए अगर इसको लिखना चाहें हम 5C माइनस डी किसके इक्वल होगा 11 के, तो यहाँ पे लिख देंगे 5C माइनस डी इज इक्वल टू 11। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अगला देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 4C प्लस डी, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा 24, तो हम लिख सकते हैं 4C प्लस 3D। हम लोग क्या लिख सकते हैं 4C प्लस 3D इज इक्वल टू कितना 24। ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। अब अपनी क्लास 10th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों पेयर है लीनियर इक्वेशन के, ये दोनों लीनियर इक्वेशन भी है और पेयर भी है। क्लियर? तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को? एक मेथड का नाम था एलिमिनेशन मेथड। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, और एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करके थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पेयर हैं और ये भी पेयर बना रहे हैं। तो पहले हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते थे, क्या करते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड में, इसमें जो भी वेरिएबल है उसमें वेरिएबल किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, या फिर आप बी का कोफिशिएंट इक्वल करिए या फिर ए का। हम लोग इस क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल बी का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। पहले हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में जो बी का वेरिएबल है 1 और इक्वेशन सेकंड में जो बी का वेरिएबल है और 2, तो हमको क्या करना है इसी का कोफिशिएंट सेम करना है। तो अगर हम लोग बी में अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमको लिखना पड़ेगा जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इक्वेशन में करेंगे। आप लोग क्लास 10 में पढ़ लिए पढ़ चुके होंगे, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ये था हमारा 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना 4। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8। इसको हम लोग लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 5। क्लियर? अब इक्वेशन नंबर 5 में b का कोफिशिएंट हो गया 2 और इक्वेशन नंबर 2 में b का कोफिशिएंट था 2। ठीक है, दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो गए। अब क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 5 को ऐड कर लेंगे। यहाँ लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन सेकंड प्लस 5 लिखते हैं। सेकंड क्या है हमारा a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। फिफ्थ क्या था 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8। ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ से क्या हो गया, ये हो जाएगा 5a और यहाँ भी क्या हो जाएगा 5। अब चाहे तो इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5/5। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, a की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब a की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 या सेकंड में रख के b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, किस में रखें देखते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग x इज इक्वल पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा देख लीजिए 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू कितनी है 1 है, इसमें हम पुट करेंगे a की जगह पे लिख देंगे 1। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस b इज इक्वल टू कितना 4। ये हो जाएगा 2 प्लस b इज इक्वल टू 4। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 4 माइनस 2, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इसी तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो c और d की भी वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो c और d की वैल्यू मिल जाएगी।